वेलकम टू अध्ययन जंक्शन। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर फर्स्ट बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत वेरी शॉर्ट आंसर के का पार्ट फर्स्ट करा था। आज हम पार्ट सेकेंड की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया था, आज हम लोग 26 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अधिगम सीखने तथा सिखाने की सतत प्रक्रिया है। अब क्रो एंड क्रो के अनुसार उन्होंने भी अपनी परिभाषा दी है। उनके अनुसार ज्ञान एवं अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। अब क्वेश्चन नंबर 27, अब वातावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आप वातावरण से क्या समझते हैं? सामान्य रूप से में वातावरण हमारे चारों ओर विद्यमान वह सभी वस्तुएं जो कि हमें प्रभावित करती हैं। वातावरण कुछ भी हो सकता है, जो हमारे आसपास है वही वातावरण है। अब क्वेश्चन नंबर 26, जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जो अग्र प्रकार है। ये है इंद्रियजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब ये अगर हम इसकी एज के हिसाब से देखेंगे तो इंद्रिय जनित गामिक अवस्था, एक मिनट रुकिए, इंद्रिय जनित गामिक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है, मतलब वर्ष से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 6 वर्ष तक होती है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से जो ऊपर की एज होगी वो हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चली जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बाल मनोविज्ञान की परिभाषा क्रो के अनुसार लिखिए। अब आपको क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान उन्होंने क्या बोला है? बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें वातावरण के जन्म काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, यही बाल मनोविज्ञान है। अब क्वेश्चन नंबर 30, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की 2 विधियों के नाम लिखिए। अब 2 विधियाँ कौन कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि और व्यक्तिगत निदान विधि। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। वंशानुक्रम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना, मतलब हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जो पहुंच रहा है आनुवांशिक लक्षण, वही वंशानुक्रम कहलाता है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का भी नाम है, वो वंशानुक्रम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? बाल विकास की 3 अवस्थाएं बांटा है मनोवैज्ञानिकों ने, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? बाल मनोविज्ञान में बालकों की विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उनका अध्ययन जो करते हैं वो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 34, बाल विकास के कौन से पक्ष हैं? कौन कौन से पक्ष हैं बाल विकास के? शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, मानसिक विकास, भाषा विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये सब बाल विकास के पक्ष हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? अब हमारे शारीरिक जो विकास होता है उसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? हमारा वंशानुक्रम प्रभावित करता है, वातावरण प्रभावित करता है, पौष्टिक भोजन, अगर हमें अच्छा भोजन मिलेगा तो हमारा शारीरिक विकास अच्छा होगा। फिर अभ्यास और खेलकूद, अगर हम खेलकूद और अभ्यास रोजाना करते हैं तो हमारा शारीरिक विकास अच्छा होगा। निद्रा और विश्राम, अगर हम कम निद्रा लेते हैं तो हमारा शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा, और ज़्यादा निद्रा लेते हैं या मतलब एक जितनी लेनी चाहिए उतनी निद्रा लेते हैं तो उससे शारीरिक विकास हमारा अच्छा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। अवधान क्या है? चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान है, समझे आप। बुद्धि, क्वेश्चन नंबर 37, बुद्धि प्रशिक्षण क्या है? बुद्धि का मापन ही बुद्धि प्रशिक्षण है। अब बुद्धि का मापन करने के लिए बहुत से टूल्स होते हैं जिससे हम बुद्धि का मापन करते हैं। अब
क्वेश्चन नंबर 38, चिंतन क्या है? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी किसी विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित समस्या का समाधान करता है। क्वेश्चन नंबर 39, तर्क किसे कहते हैं? उद्देश्यों या लक्ष्यों को मन में रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क कहलाता है। कल भी हमने तर्क के बारे में पढ़ा था, ये एक और डेफिनेशन मिल गई। कल्पना किसे कहते हैं? परोक्ष वस्तु के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41, स्मृति किसे कहते हैं? सीखे हुए ध्यान को धारण करना ही स्मृति है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। विस्मृति किसे कहते हैं? सीखे गए ध्यान को धारण ना करना ही विस्मृति है। जैसे देखिए इस वाले क्वेश्चन में स्मृति सीखे हुए धारण करना तो स्मृति कहलाता था, और ना धारण करना वो विस्मृति के अंतर्गत आ जाता है। अब रुचि किसे कहते हैं? विशिष्ट अथवा लक्ष्य के हित कार्यों को पूरे मनोयोग से करना ही रुचि कहलाता है। अब यहाँ पास कुछ सिद्धांत दिए हैं, जो जिसने दिए हैं वो बताना आपको। जैसे कोहलर ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। पावलोव ने सीखने का कौन सा सिद्धांत दिया था? अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। पावलोव ने कुत्ते का यूज़ किया था यही अनुबंधन का सिद्धांत देने के लिए। अब स्किनर ने सीखने का सिद्धांत का नाम बताइए। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। वैसे ही हल ने सीखने का कौन सा सिद्धांत दिया है? प्रबलन का सिद्धांत हल ने दिया है। गुथरी का सीखने का सिद्धांत बताइए। समीपता का सिद्धांत। अब क्वेश्चन नंबर 50, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है? अब ये संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है? ये जीन पियाजे। जीन पियाजे हमने बताया था ना आपको, जीन पियाजे ने 4 स्टेज दी थी, वही ये जीन पियाजे हैं जो संज्ञानात्मक विकास की दिया था। सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सामाजिक विकास का अब इसको भी वाइगोत्स्की ने दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 52 चलते हैं। वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? वही पूछ रहा है। ये बीटीसी 2015 में भी आया है और 15 में जब दूसरी बार पेपर हुआ था उसमें भी आया था। तो ये रुचि कहलाता है। ठीक है, वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है वो रुचि कहलाता है, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53, स्मृति जो एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है के अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम बताइए। पहली प्रक्रिया है सीखना, फिर दूसरा है धारण करना, फिर है पुनः स्मरण करना, फिर पहचान। यही होता है स्मृति के अंतर्गत। फिर क्वेश्चन नंबर 54, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा बॉक्स निर्माण किस विकास अवस्था में होता है? ये बीटीसी 2015 में। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं वही आएंगे आपके उसमें। अब ये आता है भाषा विकास की शैशवावस्था के अंतर्गत ये सब आता है। क्वेश्चन नंबर 55, अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धिमापन किस प्रशिक्षण से करते हैं? अशाब्दिक बुद्धि प्रशिक्षण। अशाब्दिक बुद्धि प्रशिक्षण से अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धिमापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, कोहलर ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? बनमानुस द्वारा। कोहलर ने बनमानुस का प्रयोग किया था और उस बनमानुस का नाम था सुल्तान। अब क्वेश्चन नंबर 57 में पहुँच चलते हैं हम लोग। 57 में स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? स्टेनली हॉल ने मतलब किशोरावस्था को क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि यह अवस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है। 58, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये जीन पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जीन पियाजे ने किया था ये संवेगात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन। अब 59, गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रिआयाम सिद्धांत के अंतर्गत 3 विधाओं में मानसिक योग्यता का वर्गीकृत किया। अब ये 3 विधाएं थी विषय वस्तु, संक्रिया और लास्ट है
उत्पाद। अब क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी क्वेश्चन, यूंग ने सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों में बांटा था। ये हम लोग पढ़ चुके थे। ये यूंग ने बांटा है, वर्गीकृत किया है व्यक्तित्व को। ये है पहला अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। धन्यवाद। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।